सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में नवरात्रि के अवसर पर कुट्टू का आटा खाने से 20 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मरीजों को उनके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं फूड पॉइजनिंग को लेकर फूड डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला अधिकारी का कहना है कि बीमार लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए जिले के 2 अस्पताल रिजर्व किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। इनका कहना, मेरे ने कुट्टू का आटा खाया, बरतता है वो कहना, ये ब्रह्मपुरी से लिया था कहना कुट्टू का आटा। और जब से ये सब जने बीमार रहेंगे, पेट में दर्द, उल्टी, सर में दर्द, कहना मेला हॉस्पिटल में 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। किस तरह की बात है? रात के 3 बजे की बात है, 2:30 बजे, 2:30-3 बजे की बात है। अब थोड़ा अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें कुल मिलाकर भी 70 एडमिट हैं। सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है। कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है। डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिया था, तो उन्होंने 2 स्थानों को बताया है कि यहाँ से बल्क में जो कुट्टू का आटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने सभी दुकानों को भेजा था और उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी सैंपलिंग भी होगी और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, सैंपलिंग में आ जाती हैं, तो इस बार हम लोगों का ये बिल्कुल दृढ़ मत है कि ये घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हरिद्वार में नवरात्रि के अवसर पर कुट्टू का आटा खाने से 20 से ज्यादा लोगों को फूडनिंग हो गई है। और उस पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता स्वरूपुरी। स्वरूप, अब पीड़ितों का किस तरह का बना हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर अनुज, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो एक बड़ी घटना है और हरिद्वार में जो है अक्सर ये इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो है नवरात्रों के दौरान जो है कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए थे। और आज जो है सुबह जब संख्या निकली थी तो 23 थे, अब धीरे धीरे बढ़कर वो 120 के आसपास हो गई है। हालांकि कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो पॉइजनिंग की शिकायत है, लोगों को उल्टी और दस्त वो लगातार हो रहे हैं, उनमें थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मिलावट का जो खेल है ये कब तक चलता रहेगा? मिलावटखोर कब कब त्योहारों को अपना निशाना बनाते रहेंगे और त्योहारों के नाम पे जो पुराना माल है, जो सड़ चुका है, जो गल चुका है, उसको जो है मॉडिफाई करके मार्केट में लाके जो बेच रहे हैं, जिनकी वजह से जो है ऐसी घटनाएं हो रही है। इन सब घटनाओं के बाद जो है जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हरकत में आए हैं और आज लगातार जो है सुबह से कभी जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें, सबने जो है हॉस्पिटल का दौरा किया और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई को अमल में लाने के लिए लग गया है। 6 जगहों से सैंपल उठाए गए हैं, अब उनकी जांच की जाएगी और कौन जो दोषी थे इस प्रकरण के पीछे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देर शाम जो है स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने भी जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी कोताही न बरती जाए और जो रूट लेवल तक जाकर जो है इसमें जांच की जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग कब तक इस तरह मजाक बनाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, त्योहारों के साथ साथ हरिद्वार एक धर्म नगरी भी है और अक्सर ही यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, तो ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। पिछले साल जो घटना हुई थी उससे कोई सबक नहीं लिया गया। खाद्य महकमा लगातार कार्रवाई की बात करता रहा, मगर क्या कार्रवाई भी वो आज तक किसी को नहीं पता चली और अब एक बार फिर इस घटना का आना काफी बड़े सवाल खड़े करता है। जी, अब तक क्या जांच में यह खुलासा हो पाया है कि आखिर ये जो मिलावटी कुट्टू का आटा था, इसकी सप्लाई कहां से हुई? क्या ये एक बहुत बड़ी चेन है जो अलग अलग शहरों में इस तरह से मिलावटखोरी कर रही है? देखिए, अगर अभी तक जो है मिलावट, जो बड़े मिलावटखोर है उनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि
हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें श्यामपुर ग्राम सभा है, जिसमें कांगड़ी, गाजीवली और श्यामपुर गांव आते हैं, इसके साथ ही जो है हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र से भी कुछ लोग हैं। तो कई दुकानों से जो है ये आटा जो है लोगों ने खरीदा है। तो इसके पीछे जो है जिला प्रशासन पूरी जांच कर रहा है कि आखिर ये जो आटा है जो मार्केट में आया है वो किन बड़े थोकदारों के यहाँ से आया है, उन सब की लिस्टिंग की जा रही है। 6 जगह से सैंपल्स उठाए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक जो है अपनी कार्रवाई में किन लोगों को टारगेट किया है ये नहीं बताया, लेकिन जल्दी इसका भी खुलासा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह के लोगों को पकड़ने के साथ ही जो लोग वर्तमान में बीमार हुए हैं उनका स्वास्थ्य जल्द से ठीक हो, ये सबकी कामना है। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए स्वरूप। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय तृतीया यानी रविवार को सुबह 11:15 पर श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के मौके पर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खोले जाने का मुहूर्त निकाला था। 2 मई को मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12:15 पर अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा से गंगोत्री के लिए रवाना हुई थी। तो गंगोत्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाते हैं। जाहिर तौर पर मां गंगा की जो उत्सव डोली है वो बहुत पहले ही अपने शीतकालीन प्रवास स्थल के लिए रवाना हो गई थी और आज ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त में जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुनील थपरियाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, कितने बजे का मुहूर्त था मां गंगोत्री के धाम के कपाट द्वार खोले जाने का और क्या प्राचीनतम परंपरा है जिस पौराणिक परंपरा के मुताबिक मां गंगा के इस पावन धाम के जो कपाट हैं वो अगले 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के दौरान जो है गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो मां गंगा के कपाट का जो है समय जो है निर्धारित करते हैं और मुहूर्त निकालते हैं। तो उसमें जो है अक्षय तृतीया का दिन 3 मई को जो है मां गंगा के और मां यमुना के कपाट खुलेंगे और 11:15 पर जो है मां गंगा के कपाट खुलने का जो समय निकाला है तीर्थ पुरोहित ने। और उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 मई को जो है मां गंगा की डोली है, क्योंकि आजकल जो मां गंगा है वो मुखवा में है, शीतकालीन जो मंदिर है वहां पर मां गंगा का जो है वो भोग मूर्ति विराजमान है और वहीं पर जो है पूजा अर्चना चल रही है। तो अब 3 मई को जो है अक्षय तृतीया, क्योंकि अक्षय क्षय ना होने वाला दिन कहा जाता है इसको, अक्षय तृतीया को, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है वहाँ कपाट मां गंगा के और यमुना के खुलेंगे और वहीं पर जो अक्षय जो है देश विदेश के जो आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। तो बड़ा इंतजार रहता है मां गंगा और यमुना के कपाट खुलने का। तो वो जो है एक क्लियर हो गया है। गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो महामंत्री हैं, उन्होंने जो है समय निकाल लिया है कि 11:15 पे मां गंगा के जो है कपाट खुलेंगे और यमुना का अभी जो है बैसाखी के दिन जो है समय निकाला जाएगा, मुहूर्त निकाला जाएगा कि किस समय जो है मां यमुना के जो है कपाट खुलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है।
आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं। आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है, समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोता नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। देहरादून के गांधी पार्क के पास रविवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। फल और सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद लगातार बीजेपी की सरकार महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे जनता आजीज आ चुकी है। जब से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और अभी बिजली और पानी के भी दाम धामी सरकार ने बढ़ाने का कार्य किया, तो मुझे लगता है कि जिस जनता ने इन्हें सत्ता में पहुंचाने का कार्य किया, उनके हितों से इनको कोई सरोकार नहीं है और ये जनता की जो जेब है उस पर इन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने विपक्ष में बिठाया है। हम एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य करेंगे और जनता के हितों के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक लेकर जाएंगे। इसीलिए आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, 1 हफ्ते से चल रहा है। 7 तारीख को महंगाई के खिलाफ एक और प्रदर्शन होगा। तो कांग्रेस पार्टी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, हम हर समस्या को उठाते रहेंगे। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर महंगाई आसमान छू रही है, यह सच है। कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इससे पहले हल्द्वानी में, उससे पहले फिर देहरादून में तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। क्या चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि हम हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के साथ हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लिहाजा यदि कोई और मुद्दा नहीं तो महंगाई से ही एक ऐसा मुद्दा जो 12 महीने 24 घंटे कभी हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल अनुज, देखिए उत्तराखंड कांग्रेस की हम बात करें तो पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान की ओर से सभी राज्यों के प्रदेश नेतृत्व को बाकायदा निर्देशित किया गया था कि जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाए और महंगाई के खिलाफ आक्रोशित होकर के सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया जाए, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की मुखालफत की जाए। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर बाकायदा कांग्रेस के महानगर अध्यक्षों की अगुवाई में, पूर्व नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का उपवास किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार की मुखालफत की गई। महंगाई को लेकर रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, खाने के जो सामग्री के दाम बढ़ रहे हैं, उसको सांकेतिक रूप से गैस सिलेंडर के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, फल फ्रूट्स के माध्यम से एक प्रदर्शनी लगाई गई और यह बताने का प्रयास किया गया कि राज्य
सरकार अपने स्तर से महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही है, न ही भारत सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रही है। इसके लिए चुनाव का हवाला दिया गया है कि 2022 विधानसभा का चुनाव जब चल रहे थे तो महंगाई को नियंत्रित करने की बात की जा रही थी और महंगाई को कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा था। पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में सरकार आ गई, पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब सारे दावे खत्म हो गए हैं, वादे खत्म हो गए हैं, पार्टी अपना वादा भूल चुकी है। सरकार अब महंगाई को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं कर रही। जहां तक कांग्रेस का मुद्दे पर माइलेज लेने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि महंगाई को लेकर के आम जनता त्रस्त है, यह बात सच है और हकीकत है, लेकिन सरकार को कुछ समय देना चाहिए ताकि सरकार अभी कुछ ही दिन हुआ है सरकार को अपना कार्यकाल शुरू किए हुए, नई पारी शुरू किए हुए, और ऐसे में क्या योजना बनाई जा सकती है। मंत्री अपने विभाग देख रहे हैं और मुख्यमंत्री इसी तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को रिलैक्सेशन देंगे, राहत देंगे, लेकिन कांग्रेस को धैर्य रखना चाहिए। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक कांग्रेस के नेता पूरा ध्यान लोगों का कांग्रेस पार्टी से, कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी से भटकाने के लिए महंगाई को मुद्दा बना करके जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति अभी तक नहीं पाई है। कांग्रेस अंतर द्वंद में इतना उलझी हुई है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि नेतृत्व विहीन होने के साथ हम किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में महंगाई का मुद्दा बनाकर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में महंगाई को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन यह हकीकत है कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आम जनजीवन, लोगों के जीना मुहाल हो गया है, लोग परेशान हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस या बीजेपी के तमाम विधायकों से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस पहल करनी चाहिए। जी जी, श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को महंगाई के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जनता विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर नकार चुकी है और विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का कांग्रेस को जनादेश मिला है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं के मुताबिक महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ठोस पहल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं के मुताबिक सरकार को अभी कुछ ही समय हुआ है, ऐसे में कांग्रेस को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए ताकि सरकार सही समय पर सही फैसला ले सके। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महंगाई का मुद्दा लगातार उठा रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि कांग्रेस खुद अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाई है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने आलाकमान से लगातार सवाल कांग्रेस इज मिसगाइडेड मिसाइल की तरह जिसका जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं अनुपमा रावत जी जो है वो विधानसभा के अंदर बिना कांग्रेस के विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर चर्चा किए बिना जो मर्जी जो है जिस बात पर भी बैठ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर, वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। तो कांग्रेस पोज कर रही है, कांग्रेस दिखावा कर रही है, कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस का जो हृदय है वो कोई जनता के लिए नहीं धड़क रहा। कांग्रेस सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के प्रपंच तरीके अपना रही हैं। हमको भी उतनी ही चिंता है, कांग्रेस से ज़्यादा चिंता है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, गैस के सिलेंडर में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार समय लेगी, सरकार थोड़ा समय और चाहेगी और इन चीज़ों के प्रति सजग है, संवेदनशील है और इसको कैसे स्थिर किया जाए, कम कैसे किया जा सकता है, आगे ना बढ़े और महंगाई। तो कांग्रेस तो केवल दिखावा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन इश्यूज पर बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए किसी को
कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं अनुज शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल ने देहरादून में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धामी सरकार पर सरकारी जमीन को रफा दफा करने से बचने के लिए गंभीर प्रयास न किए जाने का आरोप लगाया है। सेमवाल के मुताबिक राज्य सरकार की देहरादून में करीब 350 बीघा जमीन भूमाफियाओं के जरिए खुद ब खुद कब्जा कराई जा रही है। सरकारी जमीनों पर नियमों के विरुद्ध रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, यूकेडी नेता ने बीजेपी पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है और सरकार से ये मांग की है कि सरकारी जमीन को बचाने के लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड में सैकड़ों बीघा जमीन आए दिन खुर्द-बुर्द हो रही हैं और सबसे बड़ा उदाहरण जो है देहरादून के ही रिंग रोड का है, जिसमें 350 बीघा लैंड खुर्द-बुर्द कर दी गई है। ये गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन इसमें 10-12 बीघा तो भाजपा ने ही कब्जा ली, 10-12 बीघा किसी दूसरे माफिया ने कब्जा ली। ऐसे करके बड़े स्तर पर जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। इसमें सरकार खुद शामिल है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं और शासन के, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी शामिल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि तत्काल सरकार इस तरीके की जो जमीनें हैं तमाम इनको अपने कब्जे में ले। इस तरीके की जो जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, खास करके जो रिंग रोड की 350 बीघा जमीन है, इस पर तत्काल एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए, इस जमीन को अपने कब्जे में ले। नहीं तो हम लोग आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हाईकोर्ट में इसमें जनहित याचिका दायर करेंगे और राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जो है सड़कों पे जनता के बीच जाएंगे और जनता को भी इस मामले से अवगत कराएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने बीजेपी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। यूकेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने यूकेडी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकारी जमीनों को बचाने के लिए उत्तराखंड की जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा से संघर्षरत रहे हैं और अगर यूकेडी के नेताओं के पास कोई दस्तावेज किसी जमीन को लेकर है तो उसे बीजेपी कार्यालय और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी साझा करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान के मुताबिक वह खुद इस पूरे मामले में दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। 350 बीघा जमीन तो कांग्रेस वो यूकेडी ने अगर ऐसी कोई बात की है, उनके पास दस्तावेज हैं, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है वो शिकायत कराएं, उसके बाद सेक्रेटरी राजस्व के यहाँ शिकायत दर्ज कराएं, उसके बाद जो है वो हमको भी दे दें, रविंद्र जुगरान को भी दे दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, तो रविंद्र जुगरान भी निश्चित रूप में वो जो जमीन खुर्द-बुर्द हुई है उसका लेखा जोखा देख के अगर इस बात में थोड़ा भी दम होगा तो सबसे पहले इस जमीन को बचाने के लिए रविंद्र जुगरान भी संघर्ष करेगा, यूकेडी कार्यकर्ताओं के साथ जो है कंधे से कंधा उनकी भावनाओं के साथ। हम तो
एक इंच भूमि भी अगर हमारी नॉलेज में आती है कि खुर्द-बुर्द की गई है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको डीजीपी सिद्धू वाला बता दूं कि सबसे पहले तब से और पिछले 8 साल से मैं लड़ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ही लड़ रहा हूं। मेरे संज्ञान में ये लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते हम इसको जो है पूरी गंभीरता के साथ अपने मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने राजस्व मंत्री और अपने विधायकों के संज्ञान में लेके आएंगे और जो करना है उस पर उचित एक्शन भी होगा कि खुर्द-बुर्द करने वाले लोग हैं कौन, आखिर उन पे कार्रवाई की जाएगी, जेल के पीछे भेजे जाएंगे। तो फिलहाल उस बुलेटिन में